नमस्कार। आज हम फैक्ट्री कानून से जुड़े एक अहम और काफी दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब आईओसी जैसी सरकारी कंपनी की फैक्ट्री का कानूनी तौर पर अधिभोगी ऑक्यूपायर कौन होता है। और ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है। अधिभोगी पर फैक्ट्री में सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। हमारी ये पड़ताल सुप्रीम कोर्ट के 1998 के एक फैसले पर आधारित है। ये मामला था आईओसी और रांची के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के बीच का। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री कानून सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में फर्क कैसे करता है और इस केस में ये अधिभोगी कौन है, ये पहचानना इतना जरूरी क्यों हो गया था। मामला शुरू हुआ जब आईओसी अपने रांची डिपो के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया। उन्होंने अपने डिपो मैनेजर को बताया कि ये हमारे अधिभोगी हैं, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने इस पर कह सकते हैं आपत्ति जताई। बिल्कुल। इंस्पेक्टर का कहना था कि देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 2N है, उसका एक हिस्सा प्रोवाइजो 2 कहता है कि अगर फैक्ट्री किसी कंपनी की है तो उसका कोई डायरेक्टर ही अधिभोगी माना जाएगा। और क्योंकि आईओसी एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो इंस्पेक्टर के हिसाब से डिपो मैनेजर नहीं बल्कि कोई डायरेक्टर ही अधिभोगी हो सकता था। अच्छा, तो इंस्पेक्टर ने कहा कंपनी है तो डायरेक्टर ही अधिभोगी होगा, सीधा हिसाब। आईओसी ने क्या कहा इस पर? देखिए, आईओसी ने कानून के एक दूसरे हिस्से पर ध्यान दिलाया, वही सेक्शन 2N, लेकिन उसका प्रोवाइजो 3, ये वाला हिस्सा उन फैक्ट्रियों के बारे में है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है। और ऐसे मामलों में नियम कहता है कि सरकार जिस व्यक्ति को फैक्ट्री चलाने के लिए नियुक्त करती है वही अधिभोगी माना जाएगा। तो आईओसी कह रहा था कि हम पर कंपनी वाला नियम नहीं बल्कि ये सरकारी नियंत्रण वाला नियम लागू होता है। हाँ, सही कहा। आईओसी का तर्क था कि भाई केंद्र सरकार के पास हमारे 91.5% शेयर हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, इनकी नियुक्ति भी सरकारी करती है, राष्ट्रपति के निर्देश भी मान्य होते हैं, तो इतने कंट्रोल को देखते हुए हमें सरकारी फैक्ट्री माना जाना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि डिपो मैनेजर को सरकार द्वारा नियुक्त ही समझा जाए एक तरह से, है ना, और वही अधिभोगी हो। बिल्कुल, इसलिए डिपो मैनेजर ही अधिभोगी होने चाहिए। ये तर्क तो काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन फिर हाईकोर्ट क्यों नहीं माना? अगर 91.5% शेयर सरकार के हैं, डायरेक्टर सरकार लगा रही है, तो फिर दिक्कत क्या थी? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। हाईकोर्ट का नजरिया थोड़ा कानूनी था। उन्होंने कहा कि देखिए, कानूनी तौर पर आईओसी एक अलग इकाई है, एक कंपनी। वो अपने आप में एक लीगल पर्सन है, इसलिए भले ही पीछे सरकार का नियंत्रण हो, है तो वो कंपनी ही, तो उस पर कंपनी वाला नियम यानी प्रोविजो 2 ही लागू होगा, डायरेक्टर ही अधिभोगी होगा। अच्छा। और हाईकोर्ट ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो डेपो मैनेजर हैं, इनको नौकरी पर आईओसी ने रखा है, सीधे केंद्र सरकार ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है, तो वो कंपनी के कर्मचारी हुए, सरकार के सीधे नियुक्त प्रतिनिधि नहीं। तो एक तरफ कंपनी का कानूनी ढांचा, दूसरी तरफ असलियत का सरकारी नियंत्रण। मामला फंस गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे सुलझाया? उनका मुख्य तर्क क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम सिद्धांत पर जोर दिया, अंतिम नियंत्रण यानी अल्टीमेट कंट्रोल। उन्होंने पुराने फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे जेके इंडस्ट्रीज, सोम प्रकाश रेखी वगैरह। कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना है कि फैक्ट्री के मामलों पर असल में फाइनल कंट्रोल किसका है। कोर्ट ने माना कि आईओसी का ये जो कंपनी वाला स्ट्रक्चर है, ये बस एक, क्या कहते हैं, ऊपरी परत है, एक तरह का कॉर्पोरेट नकाब है। कॉर्पोरेट नकाब मतलब पर्दे के पीछे कोई और है? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इस नकाब के पीछे असल नियंत्रण केंद्र सरकार का ही है। आईओसी तो सरकार का एक साधन है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री चलाने का एक जरिया मात्र है। तो ये जो व्यापक सरकारी नियंत्रण था, इसी को कोर्ट ने निर्णायक माना। अच्छा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी वाले ढांचे के आर पार देखा और असल कंट्रोल पर फोकस किया, तो उन्होंने माना कि आईओसी पर सरकारी नियंत्रण वाला नियम ही लगेगा। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं की, उन्होंने कानून बनाने वालों की मंशा को भी समझा। जैसे जो नियम कहता है कि कंपनी का डायरेक्टर अधिभोगी होगा, प्रोविजो II, वो इसलिए बनाया गया था ताकि प्राइवेट कंपनियों के मालिक या डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी से बच न सके। सुरक्षा वगैरह की जवाबदेही उन पर डाली गई। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी फैक्ट्रियों वाला नियम है, प्रोविजो 3, वो इसलिए है क्योंकि सरकारी कंपनियां अलग होती हैं। उनका मकसद अक्सर जनहित होता है, सिर्फ मुनाफा नहीं, और सरकार का उन पर नियंत्रण भी ज्यादा होता है। तो वहां सरकार जिसे मैनेजर नियुक्त करे उसे जिम्मेदार मानना लॉजिकल है।
1987 में एक संशोधन भी हुआ था जिससे ये मंशा और साफ हो गई थी। समझ गई। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, बिल्कुल साफ शब्दों में? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की फैक्ट्रियां फैक्ट्री अधिनियम के प्रोविजो 3 के तहत आती हैं, यानी वो सरकारी नियंत्रण वाली फैक्ट्री मानी जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा फैक्ट्री का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसे इस मामले में डिपो मैनेजर थे, वही कानूनी तौर पर अधिभोगी होंगे। तो हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया गया? जी, हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। तो देखिए, इस पूरे मामले से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि फैक्ट्री कानून के तहत सरकारी कंपनियों के लिए अधिभोगी तय करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकार का अंतिम नियंत्रण। ये सिर्फ शेयर होल्डिंग या कंपनी की कानूनी बनावट की बात नहीं है, बल्कि असल में संचालन पर पकड़ किसकी है ये मायने रखता है। और ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये तय करता है कि सुरक्षा नियमों के पालन के लिए आखिर जवाबदेह कौन होगा, सरकार द्वारा नियुक्त वो मैनेजर जो फैक्ट्री में मौजूद है या कोई दूर बैठा डायरेक्टर। देखा जाए तो ये फैसला सरकारी कंपनियों की एक अनोखी कानूनी स्थिति को उजागर करता है। ये ऐसी इकाइयां हैं जहां कॉर्पोरेट स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण के बीच की रेखाएं थोड़ी धुंधली सी लगती हैं। अब यहां एक सोचने वाली बात यह है कि अंतिम नियंत्रण का ये जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया, ये आज के समय में सरकारी कंपनियों से जुड़े दूसरे कानूनी या रेगुलेटरी मामलों में किस तरह लागू हो सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है।